नमस्कार दोस्तों, दीपक की पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। और इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था हिंदी भाषा का विकास और कालक्रम, और हमने जाना था कि उस समय हिंदी जो भाषा है उसको 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है कालक्रम की दृष्टि से। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक कालीन आर्य भाषा। इसमें दोस्तों जो प्राचीन कालीन जो भाषा है, आर्य भाषा है, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछता। सिर्फ संस्कृत का जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक 2 भागों में जो विभाजन हुआ है, एक वैदिक संस्कृत के बारे में, तो वैदिक संस्कृत का आपको पूछ लिया जाएगा कि वैदिक संस्कृत कब से कब तक प्रचलित थी, तो आपको बताना है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। और लौकिक संस्कृत की अगर हम बात करें तो लौकिक संस्कृत आई 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। बस इसका सन को याद रखना है, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते। यदि विद्वानों की बात करें तो वैदिक संस्कृत में पाणिनि और यास्क 2 आचार्य महत्वपूर्ण हुआ करते थे, इनके द्वारा ज़्यादातर ग्रंथ रचित हैं। और लौकिक संस्कृत में अगर हम बात करें तो लौकिक संस्कृत में पाणिनि जो आचार्य हैं, इनके ग्रंथ मौजूद हैं और ज़्यादातर उन्हीं के ग्रंथ प्रचलित हुआ करते थे। इससे ज़्यादा कुछ उसमें नहीं पूछा जाता। उसके बाद दोस्तों प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बाद में अब मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जो कि उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, उसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, इनका कालक्रम भी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इनका जो इस समय जो विद्वान हुए और उनके द्वारा जो ग्रंथ रचे गए, कौन कौन से रचे गए, किस उद्देश्य को देख करके रचे गए या उद्देश्य को लेकर के रचे गए। तो हम शुरुआत करते हैं कि मध्यकालीन आर्य भाषा में पहली भाषा जो है पाली, उससे जो प्रश्न अभी तक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे, हम जानते हैं आगे उसके विस्तार से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि पहला जो प्रश्न है आपका यहाँ पे, भारत की प्रथम देश भाषा क्या है? पाली है। ये बहुत सारे प्रश्नों परीक्षाओं में पूछे गए हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में। भारत की जो प्रथम भाषा है क्या रही है? पाली रही है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसलिए इस प्रश्न को ऐसा पूछा जाता है कि भारत की प्रथम भाषा या देश भाषा कौन सी है, तो आपको क्या लगाएंगे? पाली है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। भारत की जो प्रथम देश भाषा है वो क्या है? पाली है। और यदि आगे अपन बढ़ते हैं, इसमें त्रिपिटकों की संख्या कितनी है? तो त्रिपिटकों की संख्या याद रखिएगा दोस्तों, त्रिपिटकों की संख्या है 3। ठीक है, प्रश्न ऐसे ही आएंगे क्योंकि जो आपका बड़ी एग्ज़ाम जो होती है नेट JRF, ज़्यादातर इस तरह की परीक्षाओं में बहुत छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत डीपली प्रश्न पूछे जाते हैं। तो त्रिपिटक 3 में ग्रंथ हैं, अपन उसका आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। त्रिपिटकों की संख्या कितनी है? तो आपको ध्यान देना है दोस्तों, त्रिपिटकों की संख्या कितनी है? 3 है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो त्रिपिटक कौन कौन से हैं। तो त्रिपिटक में है आपका, पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। और ये तीनों पिटकों की जो रचना है किसने किया है? बुद्ध ने किया है। गौतम बुद्ध की अगर हम बात करें तो तीनों त्रिपिटकों की रचना किसने किया है? गौतम बुद्ध ने किया है। ठीक है, फिर प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं दोस्तों कि सुत्त पिटक के बारे में क्या है? साधारण बातचीत के आधार पर बुद्ध के उपदेश, मतलब साधारण बातचीत के आधार पर जो उपदेश दिए गए हैं वो कौन से पिटक में हैं? तो आपको क्या लिखना है दोस्तों? सुत्त पिटक।
ऑप्शन में दिया रहेगा, 3 से 4 नाम दिए रहेंगे, जैसे सुत्त पिटक दिया रहेगा, विनय पिटक दिया रहेगा, अभिधम्म पिटक दिया रहेगा, या इनमें से कोई नहीं, या किसी और नाम को जोड़ करके चौथा विकल्प आपको दे दिया जाएगा। तो इसमें आपको याद रखना है कि साधारण बातचीत के आधार पर बुद्ध के जो उपदेश है कौन से पिटक में है, सुत्त पिटक में है। अब दूसरा प्रश्न कैसा आएगा दोस्तों, देखिए विनय पिटक। तो विनय पिटक में क्या मतलब संग्रहित है, संघ संचालन को नियमित करने के लिए समय समय पर जो बुद्ध ने उपदेश दिए थे उनका उल्लेख किस पिटक में है। तो आपको याद रखना है दोस्तों विनय पिटक। यहाँ पर भी आपको ऑप्शन में दिया रहेगा सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि विनय पिटक में क्या संग्रहित है, संघ संचालन को नियमित करने के लिए जो समय समय पर बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे उसका संकलन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद तीसरा पिटक है दोस्तों अभिधम्म पिटक। अब अभिधम्म पिटक की अगर हम बात करें तो इसमें क्या संग्रहित है, चित्त, चैतसिक आदि धर्मों का विशद विश्लेषण, मतलब विस्तार से विश्लेषण कौन से पिटक में है दोस्तों, अभिधम्म पिटक में। चित्त, चैतसिक आदि धर्मों का विशद विश्लेषण काय में दोस्तों, अभिधम्म पिटक में। ठीक है, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, बड़ी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, कभी कभी छोटी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। यदि हमने छोटी एग्ज़ामों के आधार पर अगर इसका अध्ययन नहीं किया है गहनता से तो ये ऐसा लगता है कि कहाँ से पूछ लिया है। हालांकि ये दोस्तों हिंदी का ही है और हिंदी से ही है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं कि गहन अध्ययन के तौर पे कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप एक बार अध्ययन नहीं करोगे तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर इसके बाद में दोस्तों अभिधम्म पिटकों में ग्रंथों की संख्या कितनी है, 7 है। आपको याद रखना है दोस्तों कितनी है, 7 है। अभिधम्म पिटकों में ग्रंथों की संख्या कितनी है, 7 है। यहाँ से भी प्रश्न पूछता है दोस्तों। फिर इसके बाद में विनय पिटक की हम बात करें, विनय पिटक में ग्रंथों की संख्या कितनी है, तो विनय पिटक में ग्रंथों की संख्या है 5। ठीक है, अब यहाँ पर हम जैसे इनकी जो संख्या है इनके 7 है, तो 1 2 3 4 जो 5 6 7 8 जो भी है इनकी संख्या में जो नाम आएंगे ये इतने डीपली नहीं पूछता, इसीलिए हमने उनका जिक्र यहाँ पर नहीं किया है। लेकिन कभी कभी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी तक जहाँ तक हमारी जानकारी ये पूछा नहीं है, लेकिन क्या होता है कि बड़ी एग्ज़ामों में कहीं ना कहीं पूछ ले, तो आपको इसकी जानकारी होना चाहिए कि अभिधम्म पिटक में ग्रंथों की संख्या कितनी है, 7 है, और विनय पिटक में ग्रंथों की संख्या कितनी है, 5 है। उसी प्रकार सुत्त पिटक में निकायों की संख्या ये भी 5 है। यहाँ पे निकाय दे दिया है दोस्तों। इसके पहले विनय पिटक और अभिधम्म पिटक में ग्रंथों की बात हो रही थी, तो अभिधम्म पिटक में 7 है ग्रंथों की संख्या, विनय पिटक में हो गई संख्या इसकी 5, और यहाँ सुत्त पिटक की अगर हम बात करें तो यहाँ निकायों से बात हो रही है। तो सुत्त पिटक में निकायों की संख्या क्या बताई जा रही है, 5। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। फिर एक प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पूछा तो नहीं है लेकिन आगे पूछ सकता है, पाली भाषा के 3 व्याकरण ग्रंथ हैं। पाली भाषा के कितने व्याकरण ग्रंथ हैं, 3 हैं। इसका जिक्र हम करेंगे दोस्तों क्योंकि कभी भी पूछ सकता है आपका। तो पहला है कच्छायन व्याकरण, ठीक है। दूसरा है मोगलान व्याकरण, ठीक है। और तीसरा है सद्य नीति। इस तरह जो है पाली भाषा के व्याकरण ग्रंथ है जो पाली भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। यहाँ से भी क्या है प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा। और इसमें ये प्रश्न पूछा जाता है अक्सर दोस्तों कि कच्छायन व्याकरण के लेखक कौन है या आचार्य कौन है। तो कच्छायन व्याकरण के आचार्य हैं महाकच्छायन, जो कि 7वीं शताब्दी ईस्वी के। और इसमें ये पूछा जाता है कि
पाली भाषा का प्रथम व्याकरण भी माना गया है दोस्तों। कच्चायन व्याकरण किसने लिखा है? महाकच्चायन आचार्य ने लिखा है। और कब लिखा है? तो 7वीं सदी ईस्वी में लिखा है। और इसमें पाली भाषा का ये क्या है? प्रथम व्याकरण है। यहाँ से एक प्रश्न ये भी बनता है दोस्तों कि पाली भाषा का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो पाली भाषा का प्रथम व्याकरण ग्रंथ क्या हो गया? कच्चायन व्याकरण है। और किसने लिखा है? तो महाकच्चायन आचार्य ने। और कब लिखा है? तो 7वीं शताब्दी में लिखा है दोस्तों। फिर यहाँ है मोगलायन व्याकरण। तो मोगलायन व्याकरण की रचना किसने किया है? मोगलान आचार्य ने किया है। ठीक है। और इसमें क्या है? पाली भाषा का जो है पूर्णता तथा गंभीरता में सर्वश्रेष्ठ व्याकरण है। यहाँ से एक प्रश्न बनता है दोस्तों कि जो मोगलायन व्याकरण है इसमें किसका उल्लेख है? तो इसमें अपन को बता सकते हैं ये व्याकरण ग्रंथ है और जो कि पाली भाषा का पूर्णता तथा गंभीरता से लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न एक और ऐसा भी बन सकता है कि पाली भाषा का पूर्णता तथा गंभीरता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? कच्चायन व्याकरण है, मोगलायन व्याकरण है या सदनीति व्याकरण है या इनमें से कोई नहीं? तो आपको उत्तर क्या होगा? मोगलायन व्याकरण है, जो कि पूर्ण तथा गंभीरता से सर्वश्रेष्ठ व्याकरण माना गया है। और यदि ये पूछ ले कि पाली भाषा का प्रथम व्याकरण कौन सा है तो क्या लिखेंगे दोस्तों? कच्चायन व्याकरण। और इसमें फिर तीसरा व्याकरण है जो ग्रंथ है दोस्तों सद्यनीति। सद्यनीति जो व्याकरण है किसने लिखा है दोस्तों? अग्गवंश ने लिखा है। इसका दूसरा नाम या उपनाम ये भी है दोस्तों अग्ग पंडित तृतीय, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। और ये कब लिखा गया है? तो 1154 ईस्वी में लिखा गया है दोस्तों। ये इस प्रकार से जो कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है जो कि पाली के नाम से है। और यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं दोस्तों जिसका जिक्र हमने इस वीडियो में किया। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि फिर से हम नए वीडियो में आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।